जनरल साइंस या तो पॉलिटेक्निक, जिसमें लेक्चर नंबर आज होगा 8 और हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे। पॉलिटेक्निक का बुक हम लोग पढ़ रहे हैं जिसमें चैप्टर नंबर 4 और इस चैप्टर में पढ़ना है आज प्रकाश का गोलीय दर्पण पर परावर्तन। हम लोग समतल दर्पण पर परावर्तन का केस पढ़ चुके थे कि रिफ्लेक्शन बाय प्लेन मिरर, कि ऐसे आता था ऐसे जाता था, अगर पॉइंट ऑब्जेक्ट है तो इसका इमेज पॉइंट ही बनता था। तो ये सब हम लोग समतल दर्पण प्लेन मिरर के बारे में पढ़ चुके थे। तो हम लोग को स्टडी करना है आज गोलीय दर्पण यानी स्फेरिकल मिरर। तो पहले हम लोग डिफाइन करते हैं गोलीय स्फेरिकल मिरर कितने प्रकार का हो सकता है। ठीक है, हो सकता है बहुत सारा, लेकिन हम लोग को जो स्टडी करना है मात्र 2 ही स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ना है, जिसमें एक होगा कन्वेक्स और एक होगा कॉनकेव, यानी एक होगा उत्तल दर्पण और दूसरा होगा अवतल दर्पण। तो ये अगर मान लेते हैं कि ये गोला हो गया, ये सर्किल नहीं मानना है, वृत्त नहीं मानना है, इसको गोला यानी स्फेयर मानना है। ठीक है, जब स्फेयर मानेंगे तो इसके क्या होगा, एक बॉल के जैसा होगा ही, और जब बॉल के जैसा होगा तब इसमें हम देखेंगे ये चीज़ कि ये हम मान लेते हैं डायमीटर, तो इसमें क्या होगा कि जितना बड़ा ये है उतना ही बड़ा ये भी होगा। अब ये जब गोल के टाइप का है, बॉल के जैसा है, तो अगर हम इसके बाहर वाले सिरे को कब सिल्वर्ड कर देंगे और इसके हम अंदर वाले सिरों को जब सिल्वर्ड करेंगे तो यहाँ से मिरर 2 यहाँ पर फॉर्म कर जाएगा। जैसे सिल्वर करेंगे तो इधर से लाइट तो इस पर नहीं दे पाएंगे, लेकिन इस पर लाइट आएगा कैसे, ऐसे आएगा। तो ये वाला कहलाएगा अवतल दर्पण। ठीक है, क्या होगा, अवतल दर्पण। और जब हम इसको अंदर में सिल्वर किए हुए थे तो इस पर लाइट आएगा इस प्रकार से बाहर से, तो ये वाला हो जाएगा उत्तल दर्पण का केस। ठीक है, उठा हुआ भाग से उससे उठल और उठा हुआ और उससे होगा उत्तल, याद रखना है। ठीक है, यानी उठा हुआ भाग से रिफ्लेक्शन होगा, परावर्तन होगा तो उत्तल दर्पण होगा, और धंसे हुए भाग से जब रिफ्लेक्शन होता है तो अवतल होता है। अगर हम इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो इसको बोलते हैं कनकेव मिरर। जब कनकेव बोलते हैं तो केव मतलब होता है गुफा, और गुफा होता है मतलब कि कोई भी चीज़ अगर गुफा में जाए तो यहाँ पर गुफा में कौन जा रहा है, ये वाला लाइट जा रहा है कि ये जा रहा है, तो ये जा रहा है ये वाला। यानी याद रखेंगे कि केव मतलब जो गुफा में जब लाइट जाए तो उसको क्या बोल देंगे, कॉनकेव मिरर। हम यहाँ से इंग्लिश के आधार पर भी याद कर सकते हैं, और इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। तो ये 2 पार्ट्स हो गया। ठीक है, एक ही स्फेयर का ये 2 पार्ट है, और 2 पार्ट में एक को हम लोग सिल्वर्ड किए बाहर से तो अवतल कहलाया, और जब सिल्वर्ड किए अंदर से तो कहलाया उत्तल। अब ये जो दोनों मिरर है, दोनों यही स्फेयर का पार्ट था, तो दोनों इसका जो स्फेयर का सेंटर होगा वो दोनों मिरर का सेंटर होगा। तो ये सेंटर दोनों का है। अब सेंटर और यहाँ पे पोल हम बोल सकते हैं कि ज्योमेट्रिकल सेंटर, इसको बोलते हैं ज्योमेट्रिकल सेंटर। ज्योमेट्रिकल सेंटर मतलब ज्योमेट्री से हमने मिरर माना मात्र इतना। तो इस जो मिरर जो देख रहे हैं, ये मिरर किस पॉइंट के व्हाट सिमेट्री है। सिमेट्री का मतलब बराबर बराबर हिस्सों में बांट रहा है, तो ये पॉइंट है जिसको 2 बराबर भागों में बांट रहा है। तो दोनों जो बराबर भाग में जो बांटने वाला जो पॉइंट होता है उसको हम लोग पोल कहते हैं। तो यहाँ पर भी पोल होगा, ये हो गया ज्योमेट्रिकल सेंटर। तो ज्योमेट्रिकल सेंटर और ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र। तो ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष यानी प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। अब यहाँ से मुख्य अक्ष पर ही सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच में फोकस होता है। तो जब यहाँ पर देखेंगे तो इसके लिए भी ध्रुव होगा और वक्रता केंद्र, तो उसके बीच में होगा फोकस। ये फोकस हमेशा C और P के बीच में होता है, चाहे कोई भी दर्पण हो, सिर्फ समतल को छोड़कर, क्योंकि समतल में C होता है अनंत पर, यानी तो आपका फोकस भी होता है अनंत पर। तो इसमें हम लोग कुछ अब इसमें अलग अलग पॉइंट्स होगा, उसको हम लोग देख लेंगे। तो ये तो क्लियर हो गया कि अवतल है, एक दर्पण होगा और एक उत्तल होगा, दोनों के दोनों स्फेयर का ही पार्ट है, जिसमें दोनों का सेंटर एक ही होगा यहाँ पर। और हम देख रहे थे कि सेंटर अगर अवतल का देखें तो अवतल दर्पण में के सामने होगा सेंटर, लेकिन अगर उत्तल दर्पण देखेंगे तो इसके दर्पण के पीछे में होगा सेंटर।
अवतल दर्पण के सामने सेंटर होगा, लेकिन उत्तल दर्पण में दर्पण के पीछे सेंटर होगा। अवतल दर्पण के सामने फोकस होगा और उत्तल दर्पण में उत्तल दर्पण के पीछे फोकस होगा, ये याद रखना है। अब हम लोग चलते हैं बुक पर। चलते हैं, अब हम लोग स्टडी करते हैं। क्या लिखा हुआ है कि गोलीय दर्पण किसी कांच के खोखले गोले के कटे हुए भाग होते हैं। तो ये कटा हुआ भाग होगा, कैसे तबला देखे होंगे ना, तो तबला देखे होंगे तो उस प्रकार से यहाँ पर अगर इसको काट देते हैं, जैसे एक बॉल अगर रहता, तो बॉल अगर गोला है तो उसको कट करेंगे इस पर से। आलू ले लीजिए, आलू को कट करेंगे बीच से थोड़ा सा फैले करके, तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर आपको सर्किल के जैसा देखने को मिलेगा। तो तबला इसी ढंग का होता है, तो तबला के आकार का होता है दर्पण, ठीक है। तो ये खोखला गोला होता है, ये सॉलिड नहीं होता है। जिनके एक तल पर चांदी अथवा पारे की पॉलिश करके उसके ऊपर लाल रंग का आयरन ऑक्साइड का पेंट कर दिया जाता है, ठीक है। यानी सिल्वर जो किया हुआ रहता है ना, ये मेटल से ये क्या रहता है, मेटल से इसलिए किया जाता है क्योंकि मेटल से रिफ्लेक्शन प्रॉपर हो पाता है। अगर हम नॉन मेटल से यहाँ पर ले लेंगे तो नॉन मेटल से रिफ्लेक्शन उतना लाइट का नहीं हो पाता है, इसलिए जब भी सिल्वर किया जाएगा तो भी मेटल से। जैसे यहाँ पर लिखा हो गया कि चांदी हो या तो पारा हो या उस पर लाल रंग के आयरन ऑक्साइड, तो आयरन भी क्या है, सब मेटल है, तो वो सबसे ही यहाँ पर सिल्वर के आता है। कभी भी नॉन मेटल से सिल्वर नहीं कर सकते हैं। इससे इनका दूसरा तल चमकदार हो जाता है, ठीक है। जब सिल्वर करेंगे तो दूसरा तल यानी सिल्वर किए हैं तो इसके जो अंदर वाला जो पार्ट है पूरा क्या होगा, ब्राइटनेस हो जाएगा पूरा। जब ये चमकेगा तब यहाँ से लाइट कर देंगे तो लाइट बाद में रिफ्लेक्ट कर जाएगा। अब हम लोग देखते हैं गोलीय दर्पण दो प्रकार के था, एक होता है क्या, अवतल दर्पण, और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण यानी कॉनकेव मिरर, ये क्या होता है, वह दर्पण जिसमें परावर्तन दबी हुई ओर से होता है। बताए थे दबी हुई ओर कौन है, ये वाला पार्ट है। तो जब दबी हुई ओर से अगर होगा रिफ्लेक्शन तो ये वाला होगा अवतल दर्पण, ये हम पढ़ चुके थे। अब है उत्तल दर्पण, तो वह दर्पण जिसमें परावर्तन उभरे हुए भाग, उभरे मतलब उठा हुआ भाग से अगर होता है तो वो हमारा कहलाता है उत्तल दर्पण। तो ये हो जाएगा उत्तल दर्पण, यानी उठा हुआ भाग वाला में उत्तल और धंसे हुए भाग से अगर होगा तो अवतल। अब कुछ परिभाषा है, उस परिभाषा को भी हम लोग को देखना होगा। तो सबसे पहला है ध्रुव, तो हमने इसको बता दिए थे कि ध्रुव क्या होता है, तो एक ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा, यानी इसी पॉइंट के बाद दोनों तरफ मिरर बराबर बराबर भाग में बटे होंगे और इसको हम लोग प्रॉपरली पी से ही डिनोट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। गोलीय दर्पण के परावर्तक तल, तो गोलीय दर्पण ये था, इसके परावर्तक तल ये था, इसके मध्य बिंदु मतलब कौन, बीच वाला बिंदु, जितना उधर उतना ही इधर, तो मध्य वाले बिंदु को ध्रुव कहते हैं और इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। कोई दिक्कत। अब वक्रता केंद्र, तो वक्रता केंद्र कौन होगा, सी को हम लोग कहते हैं वक्रता केंद्र। यानी जो भी स्फेरिकल मिरर है तो स्फेरिकल मिरर किसी न किसी स्फेयर का पार्ट्स होगा। अब उस स्फेयर का जब पार्ट था तो उस स्फेयर का केंद्र को हम लोग वक्रता केंद्र कहते हैं। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होगा, गोलीय दर्पण जो है जिस गोले का भाग होगा उस गोले के केंद्र को हम लोग वक्रता केंद्र कहते हैं। तो जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहा जाता है, ठीक है। अब चलते हैं आगे। जैसे इसमें अब अलग अलग करके दिया हुआ है, तो पहले हम लोग देख लेते हैं बोर्ड पर क्लियरली और उसके बाद हम लोग बुक पर चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं अवतल दर्पण में क्या क्या होता है उसके बारे में। तो देखिए अवतल दर्पण में बताए थे कि इस प्रकार से अगर होगा तो इसके
उभरे हुए भाग पर सिल्वर्ड होगा, यानी धंसे हुए भाग से रिफ्लेक्शन होगा। और ये अगर मध्य बिंदु है तो इससे हम लोग पोल बोल देंगे, ध्रुव बोल देंगे। अब जब ये वाला वक्र, जब ये क्या है, स्फेरिकल मिरर है, गोलीय दर्पण है, तो इसको अगर इस प्रकार से अगर करते तो बहुत दूर जाकर के क्या होता, गोला बनता। तो गोला बनता तो मान लेते हैं कि यहाँ पर उसका केंद्र होता। जब ये केंद्र होता तो इसको हम बोल देंगे वक्रता केंद्र, यानी सी होगा। तो P और C के बीच में हम जानते हैं कि होता है ध्रुव, ठीक है, या सॉरी हाँ फोकस। क्या होता है, फोकस। P और C के बीच में क्या होता है, फोकस। अब फोकस का जब हमें पहचान करवानी होती है तो हम लोग 4 रूल इसमें पढ़ेंगे। जब इमेज ट्रेस करना होगा, इमेज बनाना होगा, तो प्रतिबिंब बनाने का 4 केस हमको पढ़ना होता है। फर्स्ट केस में पढ़ते हैं कि जब कोई भी किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती है, तब वो दर्पण से टकराने के बाद फोकस से होकर के गुजरती है। तब ये जब ये मुख्य अक्ष के समांतर आई तो दर्पण से टकराने के बाद मुख्य फोकस से होकर के गुजरती है, ठीक है। फिर इसी में हम लोग हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि अगर कोई भी किरणें अगर ध्रुव पर जितना एंगल बना करके इंसिडेंट करती है, आती है, उतना ही एंगल बना करके ये क्या हो सकता है, यहाँ से चला जाएगा। तो ये चला आया। फिर हम लोग पढ़ेंगे कि जितना एंगल बना, मतलब जिस तरह से सी से कोई भी किरणें अगर आती है तो उसी रास्ते होकर के वो लौट जाएगी। ये था थर्ड रूल। फर्स्ट रूल में क्या पढ़े थे कि अगर मुख्य अक्ष के समांतर किरणें हो तो दर्पण से टकराने के बाद मुख्य फोकस से, यानी फोकस से होकर के गुजरेगी। दूसरा, ध्रुव पर जितने डिग्री का कोण बना करके आपतित होती है, उतना ही डिग्री के कोण बना करके ये परावर्तित हो जाएगी। तीसरा में था कि सी से कोई भी किरण अगर आती है तो उसी पाथ को रिट्रेस कर जाएगी। रिट्रेस का मतलब उसी पाथ से लौट जाएगी। फोर्थ केस होता है कि अगर कोई भी किरणें मुख्य फोकस से अगर आती है तो दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो ये 4 रूल था और चारों रूल को हम लोग यहाँ पर देख लिए और इसी से हम लोग इमेज ट्रेस कर पाएंगे, ठीक है। तो 4 ही रूल होता है। तो ये था अवतल में। तो ये अवतल में 4 रूल कहिए या तो उत्तल में कहिए, दोनों का रूल एक ही होता है और एक ही रूल से हम लोग दोनों का बना सकते हैं सारे का फिगर। जैसे अभी हम लोग फिगर ही स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इसमें जो भी है लिखा हुआ वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है नहीं। जैसे वक्रता केंद्र, हम वक्रता केंद्र के बारे में डिस्कस कर लिए हैं, अब उसको सिर्फ हम लोग रीड करके आगे निकल जाएंगे, लेकिन इमेज फॉर्मेशन का हम लोग कॉन्सेप्ट अभी सीख लेते हैं। 4 रूल हमने सीखा क्या। एक रूल था कि अगर मुख्य अक्ष के समांतर आएगा तो दर्पण से टकराने के बाद फोकस से जाएगा। अगर ध्रुव पर जितने डिग्री का कोण बना कर आएगा उतना डिग्री से चला जाएगा। फोकस से अगर आता है तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। सी से अगर आता है तो उसी पाथ से लौट जाएगा। चलिए, पहला अगर हम लोग देखते हैं कि अगर वस्तु को हम लोग अनंत पे रख दें, वस्तु को अनंत पे रख दे और वस्तु को हम लोग सूचित करते हैं u से। तो अगर u अगर अनंत के लगभग चला जाए, यानी अनंत के पास अगर हो जाए, तब देखते हैं कि कहाँ पर उसका प्रतिबिंब बनता है। तो सबसे पहली बात कि जब वस्तु अनंत पर है तो हम लोग वस्तु कहे थे किसको, हम लोग पढ़ चुके थे पिछले वाले लेक्चर में। तो वस्तु बोले थे कि इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंसिडेंट रे, यानी जिस बिंदु पर 2 आपतित किरणें अगर कटती हो तो उसे कहते हैं हम लोग वस्तु। अब ये अनंत पर हमारा वस्तु है तो अनंत पर हम वस्तु को देख नहीं पाएंगे। जैसे अगर सोचा जाए कि हमारा कोई वस्तु यहाँ पर है तो यहाँ से 2 किरणों को हम ऐसे ऐसे निकाल सकते हैं। जो ऐसे ऐसे निकाल सकते हैं तो ये वस्तु हमारा दिख रहा है, ये विजिबल है। क्योंकि कैसे विजिबल है, क्योंकि हम 2 आपतित किरण जब यहाँ से आ रहा था तो दोनों आपतित किरण जाकर के इस बिंदु पर कटा, और जब इस बिंदु पर कटा तो ये हमारा विजिबल है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट हम इसे देख पा रहे हैं, लेकिन कब हम नहीं देख पाएंगे, तो अगर हम कहेंगे कि 2 किरणें ऐसे हों जो कि समांतर आ रही होंगी। जब ये समांतर आ रहे होंगे तो कभी ये कटेंगे इधर जा कर के, क्या कभी नहीं कटेंगे। तो हम इसको क्या सोचेंगे कि ये कट रहा है कहाँ पर, अनंत पे। जो अनंत पर जब हम जान रहे हैं कि कटेगा ही नहीं, कटेगा नहीं तो वस्तु बनेगा नहीं, वस्तु नहीं बनेगा तो हम देख नहीं पाएंगे, यानी हम इसको बोल देते हैं कि अनंत पर जा कर के कट रहा होगा, यानी वस्तु कहाँ पर होगा, अनंत पर। इसका मतलब हम ये सोच रहे हैं। तो इसका मतलब हमें ये याद रखना है कि अगर कोई भी कहेगा कि अनंत से किरणें आती है या अनंत पर किरणें जाती है तो किस प्रकार से किरणें को दिखाएंगे। तो कभी भी अगर अनंत से
जाती है तो हमेशा समांतर किरणें आएगी, अगर अनंत की ओर जाती है तो हमेशा समांतर किरणें जाएगी। ठीक है, इतना याद रखना। तो जब वस्तु बोला गया है कि अनंत पर है तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अब उसको हम लोग यहाँ पर देख ले रहे हैं। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि अनंत से किरणें आ रही है एक समांतर। तो जानते हैं कोई भी समांतर किरणें आती है तो दर्पण से टकराने के बाद फोकस से होकर के गुजरती है। तो देखिए फोकस से होकर के ये गुजर गई। ठीक है, अगला हम एक और ले लेते हैं, क्योंकि वो भी कैसे आएगा, समांतर ही आएगा, क्योंकि अनंत से किरणें आ रही है तो हमेशा समांतर किरणें आएगी। तो फिर भी वो मुख्य अक्ष के समांतर है तो वो भी कहाँ से जाएगी, तो भी फोकस से जाएगी। तब हम देखते हैं कि ये दोनों आपतित किरण था और ये दोनों परावर्तित किरण। आपतित किरण कहाँ से आ रही है, अनंत से। वस्तु कहाँ पर होगी, अनंत पर होगी। मतलब हम यहाँ से u टेंड्स टू इन्फिनिटी लिख सकते हैं। लेकिन दोनों परावर्तित किरण कहाँ पे कट कर रही है, फोकस पे। हमारा यही वाला होगा इमेज का पॉइंट। तो इमेज हमेशा कहाँ बनेगा, फोकस पे। कब बनेगा, जब वस्तु अनंत पर है। लेकिन इसको अगर और डीप में जाया जाएगा, मतलब ISC के लेवल पे, तब यहाँ पर पढ़ोगे कि फोकस पर कोई भी इमेज बनता ही नहीं है। ये जो बनेगा से फोकस से थोड़ा सा इधर बनेगा। ठीक है, क्योंकि फोकस ऐसा क्रिटिकल पॉइंट है कि अगर यहाँ से थोड़ा सा हम इधर आएंगे तब वस्तु कहाँ पर होना चाहिए, दम उधर, ये साइड में अनंत पे होना चाहिए। नहीं बोल सकते हो कि पॉजिटिव में इन्फिनिटी चला जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी कहाँ है, माइनस इन्फिनिटी पर है। तो माइनस इन्फिनिटी पर है तो वस्तु का इमेज यहाँ पर बनेगा, फोकस से इधर बनेगा। ये यहाँ पर ध्यान देना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लेकिन इस वाला जो हम लोग पढ़ रहे हैं तो इस जगह पे हम लोग को मानना पड़ेगा कि फोकस पर ही इसका प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है, तो एक तो हम इस प्रकार से दिखाएं कि अगर मुख्य अक्ष के समांतर किरणें को लाए और तब बताए कि फोकस पर वो बन रहा था। अब ये हमेशा बताएं कि ये क्या हो रहा है, डायरेक्टली कट रहा है। जब डायरेक्टली कट रहा है तो यहाँ पर वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। वास्तविक का मतलब क्या होता है, रियल। यह कैसा बनेगा इमेज, रियल। और जो भी रियल इमेज होता है वो हमेशा इन्वर्टेड होता है। इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टा, तो वो उल्टा बनता है। और तीसरी बात, जब यहाँ पर देख रहे थे कि अनंत से आ रही है तो बहुत बड़ा होगा, अब बहुत बड़ा था लेकिन यहाँ पर बन रहा है एक पॉइंट, यानी कह सकते हैं वेरी डिमिनिस्ड। जो इमेज बन रहा है बहुत छोटा बन रहा है। ठीक है, तो पहला वास्तविक बन रहा है इमेज, इन्वर्टेड बन रहा है, बहुत छोटा बन रहा है, और कहाँ पर बन रहा है, फोकस पर। इसी का हम एक तरीका और देख लेते हैं। तो तरीका क्या होगा, देखिए इसी में हम क्या करते हैं कि इस प्रकार से एक लाइट को लाते हैं और यहीं से एक लाइट और लाते हैं जो कि इसके पैरेलल होगा। हमने क्या किया कि एक लाइट को ध्रुव पे यानी पोल पे इसको लाया। जब पोल पे लाते हैं तो जितना एंगल से आता है उतना एंगल से ये चला जाता है, ये भी हम जान चुके हैं। अब जानते हैं जब फोकस से कोई किरणें आती है तो दर्पण से टकराने के बाद वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो ये जब आया फोकस से तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा और जितने डिग्री कोण बना कर आया उतना ही डिग्री कोण बना करके ये चला गया। तब दोनों परावर्तित किरण ये दोनों है कहाँ पे कटा, यहाँ पर, और जब यहाँ पर कटा तो यही हमारा प्रतिबिंब बना। ठीक है, अब बताइए यहाँ से जब ये वस्तु जब होगा ऊपर में तो इस प्रकार से होगा, ऊपर में जो ऊपर में वस्तु होगा तो बन रहा है कैसे, नीचे में उल्टा। अब ये जितना इधर हम चले जाएंगे ऊपर के उतना और ऊंचा होते जाएगा। इसका मतलब कि वस्तु बहुत बड़ी थी और जब बहुत बड़ी थी तो यहाँ पर हमारा इमेज बन रहा है बहुत छोटा बन रहा है, तो इसलिए वेरी डिमिनिश्ड बोल सकते हैं। आई डायरेक्ट कटा है इसलिए यहाँ पर वास्तविक प्रतिबिंब भी बनेगा। ठीक है, ये सब हम लोग यहाँ पर देख चुके हैं। तो पहला केस देखें कि जब u अनंत पर था वस्तु तो उसका प्रतिबिंब बना फोकस पर। अब अगला केस हम लोग चलेंगे कि जब वस्तु अनंत और केंद्र के बीच हो तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो जो हम 4 केस पढ़े थे उसी 4 को लेकर के आगे सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। तो 4 केस में क्या था कि फर्स्ट में क्या लिए थे कि मुख्य अक्ष के समांतर होगा तो दर्पण से टकराने के बाद फोकस से होकर के जाएगा। तो अब देखते हैं यहाँ पर हम C लिए हैं और वस्तु ले लिए यहाँ पर। जो वस्तु यहाँ पर लिए हैं तो इसके इधर में क्या होगा, अनंत होगा बहुत दूर तक। तो अनंत और C के जब बीच में कोई वस्तु है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा,
तो सबसे पहला हमारा एक किरण लाते हैं जो कि मुख्य अक्ष के समांतर, और वो किरणें को क्या करते हैं, फोकस से होकर के गुजार देते हैं। तो ये फोकस से पास कर जाएगा, तो ऐसे आ गया। अगला क्या करते हैं कि एक किरण और लेते हैं जो कि मुख्य मैंने पोल पर लाते हैं, और जितना एंगल से पोल पर आता है उतना ही एंगल से पोल से ये दूर जाता है। ठीक है, तो उतना ही एंगल से चला गया। तो अब ये हमारा कट गया कहाँ, यहाँ पर। जब यहाँ पर कटा तो यहाँ पर देख रहे थे कि वस्तु का प्रतिबिंब बना है कहाँ, तो F और C के बीच में। जब हमारा वस्तु अनंत और C के बीच था तो हमारा प्रतिबिंब बन रहा है C और F के बीच में। अब इतना बड़ा था, बन रहा है क्या, छोटा। हमेशा याद रखना, इस साइड वाला हमेशा छोटा रहेगा और ये साइड वाला हमेशा बड़ा रहेगा। तो इसका इमेज बना उल्टा, वास्तविक और छोटा। कहाँ पर बना, C और F के बीच में। ये भी याद रखना है। अगला है हम लोग को आते हैं कि देखिए आ कैसे रखे हैं। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि ये अगर P हो तो F आएगा, फिर C आएगा, इसको अनंत मान लेते हैं। तो सबसे पहला बात हम लोग यहाँ पर ऑब्जेक्ट को लिए तो इसका इमेज बना कहाँ, फोकस पे। अब हम लोग क्या लिए, थोड़ा सा इसको नज़दीक आए। जब नज़दीक आए C को, तो यहाँ पर जब वस्तु रखी उसका इमेज कहाँ बना, इसके बीच में बना। अब बारी है वस्तु रखने की C पर। तो C पर हम लोग वस्तु रख करके देखते हैं कि इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो यहाँ पर था F और यहाँ पर था C यहाँ पर लाएंगे। तो यहाँ से वस्तु से एक लाइट को निकाले जो कि मुख्य अक्ष के समांतर, वो कहाँ से जाएगी, फोकस से। तो फोकस से आ गया। अब उसके बाद एक किरण और लाते हैं मुख्य पोल पे, और पोल पे लाएंगे तो उतना ही डिग्री से क्या होगा, ये क्रॉस कर जाएगा। तो देखिए ये जो किरणें हैं वो कहाँ पे कटा, तो C के नीचे कटा। याद रखना है कि C पर जितना बड़ा था उतना ही बड़ा नीचे बनेगा। कभी दोनों का साइज अलग अलग नहीं होगा, दोनों क्या होगा, बराबर होगा। तो पहले बोलेंगे कि उल्टा बना है, वास्तविक बना है, लेकिन साइज में इक्वल बना है। और कहाँ पर बना, तो C पर था, C पर ही बना। यानी यहाँ पर जब वस्तु था तो इसका इमेज भी C पर ही बना है। अब बारी आती है वस्तु रखने का C और F के बीच में। तो C और F के बीच में देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, F और यहाँ पर हो गया C। वस्तु ले लेते हैं ऐसे, एक किरण को सीधे लाते हैं जो कि फोकस से जाएगा, इसको हमने ला दिया। उसके बाद एक किरण को यहाँ पर लाते थे, लाएंगे, और उसके बाद यहाँ से क्या करेंगे, ऐसे गुजारेंगे तो कहाँ कटेगा, C के बाहर कट रहा, C के बाहर कट रहा, मतलब यहाँ C और अनंत के बीच में बनेगा। जब यह वस्तु को हम रखा C और F के बीच में, C यहाँ है और F यहाँ, जब C और F के बीच में रखे तो इसका प्रतिबिंब बना अनंत और C के बीच में। अब हमारी बारी आएगी कहाँ पर रखने की, F की, क्योंकि इधर यहाँ रख लिए, बीच में रख लिए, इसको पर रख लिए। अब यहाँ पे बीच में रखें, और उसके बाद बारी है F का। अगर F पर रखते हैं तब कहाँ बनता है, देखिए F पर हम यहाँ पर अगर वस्तु रखें तो एक किरण सीधे लाएं और ये कहाँ से जाएगा, फोकस से चला आया। अब दूसरे किरण को यहाँ पर लाते हैं तो ये भी क्या होगा, ऐसे चला जाएगा सीधा। तो यहाँ पर जब देखेंगे कि ये दोनों जो किरणें हैं पैरेलल हो गई है, और जब पैरेलल हो गई तो कभी कटेगी नहीं, तो हम बोलेंगे कहाँ पे कटेगी, अनंत पे। तो यहाँ पर जब फोकस पे रखे ऑब्जेक्ट को तो इसका प्रतिबिंब हमको देखने को मिल रहा है कि वो बन रहा है अनंत पर। तो यानी कैसे है, उल्टा है। अब इसका ट्रिकली हम कैसे समझ सकते हैं उसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि अगर हम ऐसा मान लें, जैसे मैप बनाते हो, तो मैप बनाते हैं तो कभी कभी किलोमीटर को हमको छोटा दिखाना पड़ता है। तो उसी प्रकार से हम ऐसा सोचते हैं कि ये साइड वाला जो होगा ये होगा बहुत बड़ा, लेकिन उसको हमको दिखाने का तरीका है कि छोटा के रूप में दिखाते हैं। तो इसको मान लेते हैं अनंत, और जितना दूरी इसको माने उतना दूरी पर मान लेते हैं इधर फोकस। यहाँ पर हम रख देते हैं समतल दर्पण। समतल दर्पण में हम लोग ये सोचते हैं कि जितना दूरी वस्तु दूरी है उतना ही दूरी प्रतिबिंब पे बनता है। ठीक है, तो जब यहाँ पर अनंत पर था तो कहाँ बना, F पर, क्योंकि दूरी बराबर है, मान के चल रहे हैं ऐसे। ठीक है, उसी प्रकार से जब F पर वस्तु रहता तो प्रतिबिंब कहाँ बनता, अनंत पे। उसी प्रकार से जैसे नज़दीक आते हैं दर्पण के, समतल दर्पण के, तो वस्तु दूरी अब इतना होगा तो प्रतिबिंब दूरी भी इतना होगा। तो वस्तु अगर है अनंत और C के बीच में तो हमारा
प्रतिबिंब बना F और C के बीच में, क्योंकि ये दोनों दूरी बराबर होगा। उसी प्रकार से अगर दर्पण इधर का दे देंगे तो इसके बीच में अगर हमारा वस्तु है तो प्रतिबिंब बन रहा है इस यहाँ पर, कोई दिक्कत। अब अगर हम लोग दर्पण पर ही अगर हाथ रख दे तो दर्पण ही पर ही प्रतिबिंब बनता है, मतलब C पर रहेगा तो C पर ही बनेगा। अब इसका लास्ट केस और देखना है, हम लोग यहाँ तक देखें लेकिन अभी भी हमारा P बाकी है, तो P और F के बीच में रहेगा तब प्रतिबिंब कैसा बनेगा, अब उसके बारे में देखते हैं। तो ये था, मान लेते हैं कि ये है दर्पण, कौन सा, अवतल, यहाँ पर F और यहाँ पर C, यहाँ पर हम लेते हैं ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, एक किरणें लाएंगे समांतर पैरेलल से, किसके पैरेलल, मुखच का, तो उसके जब पास करेगा तो ये जाएगा फोकस से पास करेगा, और उसके बाद जब नीचे इधर लाएंगे तो ये वाला इधर आ जाएगा। तो बताइए कभी दोनों इधर में कटने वाला है क्या, कभी नहीं, तो कटेगा कहाँ, पीछे बढ़ाने के बाद। तो इसको जब हम पीछे बढ़ाएं और तब ये कट रहा है, इसका मतलब कि ये जो बन रहा है प्रतिबिंब, ये बन रहा है वर्चुअल। तो यहाँ पर बढ़ाने के बाद कटा, डायरेक्ट नहीं कटा, इसलिए यहाँ पर काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। सीधा था सीधा बनेगा, जितना बड़ा वस्तु था लेकिन उससे इधर बड़ा बनता है। जितना हम इसके नज़दीक लाएंगे उतना ही ये उधर दूर जाते जाएगा, ठीक। F के नज़दीक लाएंगे तो ये अनंत की ओर पहुँच जाएगा, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। तो हम लोग यूज जानते होंगे कि सैलून में यूज किया जाता है अवतल दर्पण को, तब क्वेश्चन यहाँ से पूछी जाएगी कि बताइए जब अवतल दर्पण को सैलून में यूज किया जाता है तो हम लोग का जो प्लेसमेंट है, हम लोग को जो बैठते हैं सैलून में, वो दर्पण के किस पोजीशन पर बैठते हैं। तो हम जानते हैं कि अवतल दर्पण तो होता है और हमारा प्रतिबिंब बनता है कहाँ है, पीछे बनता है। तो पीछे बस एक ही शर्त में बनता है, जब वस्तु कहाँ पर हो, P और F के बीच में हो, ध्रुव और फोकस के बीच में। मतलब कि हम लोग का जो बैठते हैं दर्पण के सामने, वो दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच में बैठते हैं, इसी से ताकि इसका इमेज सीधा बने और बड़ा बने। इसीलिए हम लोग को कहाँ प्लेसमेंट होता है, P और F के बीच में। तो ध्यान यहाँ पर रखना है, ठीक है। चलो अब है उत्तल दर्पण के बारे में चलेंगे। अब बहुत टाइम हो जा रहा है तो उत्तल दर्पण से पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर अगला दिन चलेंगे और भी कॉन्सेप्ट को लेकर के। इसका यूजेज जो है हम चलेंगे नेक्स्ट क्लास में, लेकिन पहले उत्तल दर्पण का जो भी है उसको हम लोग पढ़ते हुए आगे निकलते हैं। यहाँ C मानेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, F होगा, यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं ऐसे। अब एक पहला लाते हैं हम लोग, अनंत से आ रही किरणें। जब अनंत से किरणें आती है तो कहाँ जाती है, तो फोकस जाती है। तो अंदर तो किरणें प्रवेश करेगी नहीं, तो कहाँ जाएगी, बाहर जाएगी। तो ये अंदर तो प्रवेश करेगी नहीं, तो कहाँ जाएगी, बाहर। तो कभी दोनों कटेगा क्या, कभी नहीं कटेगा इधर, तो कहाँ कटा, पीछे। तो यहाँ पर भी था कि अनंत पर वस्तु है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बना, फोकस पे। दूसरी कॉन्सेप्ट, यहाँ पर बस दो ही कॉन्सेप्ट आएगा कि एक रहेगा अनंत पे और दूसरा रहेगा अनंत और ध्रुव के बीच में। वजह यह है कि इसका फोकस और केंद्र दर्पण के पीछे होता है। जो दर्पण के पीछे होता है तो हम इसमें अलग अलग केस नहीं बांट सकते हैं। तब यहाँ से किरणें एक हम यहाँ पर लाएं तो जानते हैं कि मुख कक्ष के समांतर हो तब फोकस से होकर के गुजरता है। दूसरा किरणें लाते हैं ध्रुव पे, तो जितना एंगल से आता है उतना एंगल से चला जाता है। तो हमारा अब परावर्तन किरण ये है परावर्तित और ये भी है, ये दोनों कभी आपस में कटेगा नहीं, तो प्रतिबिंब बनेगा नहीं। प्रतिबिंब बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें पीछे कटवाना पड़ेगा। और जब पीछे कटवाना पड़ेगा तो हम देख रहे थे कि यहाँ पर कटा, यानी इसका प्रतिबिंब यहाँ बनेगा। तो इसमें क्या है कि इसमें जो बना प्रतिबिंब जितना बड़ा वस्तु था उससे छोटा बना, सीधा था सीधा बना, लेकिन काल्पनिक बना। तो ये ध्यान में रखना है। तो हमेशा एक बात रखेंगे कि अवतल दर्पण एक ऐसा है जो कि उसमें प्रतिबिंब का जो बनता है वो सीधा भी बनता है, बड़ा भी बनता है, कभी कभी छोटा भी बनता है, कभी कभी बराबर भी साइज का बनता है। लेकिन उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब छोटा बनेगा और साथ ही साथ काल्पनिक बनेगा, ठीक है। तो अब इसका यूजेज हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्लास में।